मुद्दा सही है। जमीन विवाद में पुलिस की भूमिका नगण्य है, बल्कि हम शून्य कहेंगे। पुलिस को मात्र इतनी शक्ति है कि वो यदि खून खराबा हो रहा है तो निरोधात्मक कार्रवाई करे, प्रिवेंटिव एक्शन ले, इतना ही पावर उसके पास है। पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है लैंड का कि किसकी जमीन कहाँ है क्या है। बट चूंकि भूमि विवादों के कारण 50 से 60% अपराध, चाहे वो दंगा हो, हत्या हो जाता है। इसलिए हम वहां पर अपराध नियंत्रण, जैसे आप कहेंगे सर हत्या बढ़ रहा है, तो हत्या घटाने के लिए हमको उसमें घुसना पड़ेगा, हमें वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो हस्तक्षेप हम इस मायने में करें, जो थाने में बैठक हो रही, करीब 540 अंचल है पूरे राज्य में, थाना हमारा 1400 है। तो आप ऐसे भी डिवाइड कीजिएगा तो प्रत्येक अंचल में करीब करीब 2.5 से 3 थाने आ जाते हैं। तो यदि थाना पे बैठक होगी तो 3 थाने में बैठक होगी, तो सीओ 3 जगह तो जा नहीं सकते हैं। दिन फिक्स है कि शनिवार को ही होना है। तो एक तो ये कारण है कि अंचल की संख्या 3 गुना कम है, थाने की संख्या 3 गुना अधिक है। इसलिए अंचल अधिकारी सभी थानों पे नहीं जा सकते हैं। इसका फायदा उठा करके अंचल अधिकारी स्वयं न जा करके अपने अधीनस्थों को भेज देते थे, कभी कभी अमीन को भेज देते, जो कोई निर्णय नहीं ले सकता है, कभी कभी राजस्व कर्मचारी को भेज देते। तो इसको, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए मैंने इस व्यवस्था को और प्रभावकारी बनाने के लिए यह निर्णय, उच्च स्तरीय निर्णय हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई, हुआ कि ये शनिवारी बैठक अंचल में हो और अंचल में सभी थाने जाएंगे, सभी थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और थाना प्रभारी दूसरे को नहीं भेज सकते। शनिवार को अंचल में जो बैठक होगी तो थाना प्रभारी सभी, चूंकि अंचल एक है, ऐसा कोई भी अंचल नहीं है जिसमें थाना प्रभारी ना हो, बल्कि 2-3 इस प्रकार से है, तो वहां पे जाएंगे। अब दूसरी बात इसमें ये दिक्कत ये हो रही थी कि थाना के पास किसी प्रकार का राजस्व अभिलेख नहीं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो जब कोई अभिलेख नहीं है तो आप क्या देख सकते हैं, आप क्या चीज का बैठक कीजिए। अंचल में सभी प्रकार के राजस्व अभिलेख है। अंचल चाहे तो अपनी पूरे कर्मचारी को बुला सकता है, अमीन को बुला सकता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर को बुला सकता है। तो वो अपने सभी पूरे के पूरे पदाधिकारियों को शनिवार को अंचल में रख सकता है। और थाना भी, वहां तीनों थाना, 2 थाना जो भी है, एक थाना है, वहां पे चले जाएंगे। तो वहां पर जो भूमि विवाद के संबंध में जो निर्णय लिया जाएगा और जो सहूलियत होगी वो थाना पे नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने पिछले वर्ष कई बार बैठकें की, राज्य सरकार के संज्ञान में लाया और उसके बाद राजस्व विभाग के द्वारा यह आदेश निर्गत हुआ कि यह बैठक अब अंचल कार्यालय में होगी और उसमें यह भी है कि अंचल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और अंचल कार्यालय वहां अपलोड करेगा, जो भू समाधान पोर्टल है उस पर, जैसे पुलिस को क्या उस पर लिखना है जमीन विवाद के सामने में, तो उसका जो मजमून है उसको भी तैयार करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है उसको कि क्या मामला है। तो अंचल जब अपलोड करेगा भू समाधान पोर्टल पे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या देखा, तो वो ऑर्डर भी जो उस पर अपलोड होगा वो लीगल तरीके से सही होगा। तो इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए जमीन विवाद के संबंध में जो कार्रवाई करनी है उसका स्थल थाना से अंचल में गया। वहां पर पुलिस इसलिए वहां पे रहती है कि पुलिस को वहां से पता चलेगा कि उसमें आदेश में स्पष्ट लिखा होगा, यदि पुलिस को लगती है कि यह विवाद गंभीर रूप धारण कर रहा है तो आप प्रिवेंटिव एक्शन इमीडिएटली करेगी। सीओ यदि वहां पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जब पुलिस का छोटा दल भी जा रहा है तो जमीन विवाद के मामले में वहां पे हिंसक झड़प हो जाती है, तो सीओ अकेले वहां नहीं जा सकते। हम लोग ने आदेश दिया है कि यदि लगता है कि स्थल निरीक्षण करना है तो सीओ और एसएचओ साथ में जाएंगे, एसएचओ अकेले नहीं जाएंगे किसी भी विवादित स्थल पे, वो आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया। तो यह जो व्यवस्था है, जमीन की व्यवस्था है, उसमें पुलिस को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की शक्ति नहीं है कि जमीन किसका है, कौन इंक्रोच कर रहा है, बाउंड्री बनेगा नहीं बनेगा, ये राजस्व विभाग का निर्णय है। इसलिए सर अभी आपने वाला गैंग जो पकड़ाया है, पूरे बिहार में इसको अभी आप जैसे देखे होंगे कि भू माफियाओं को चिन्हित करने के लिए कार्रवाई करे, जैसे बहुत सारे जो हमारे प्रस्ताव 107 में गए भू माफियाओं के संबंध में है, और भू माफियाओं को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
अभी कल ही हम एक नालंदा को भेजे हैं कि कोई भूमाफिया है, 40-50 प्लॉट गड़बड़ करके किया हुआ है। अब इसमें पुलिस को ये दिक्कत हो जाती है कि हम किसी अभिलेख को देख करके, जनता कहती है कि सर फर्जी कागज। अब फर्जी कागज पुलिस अपने मन से नहीं कर सकती है कोई कागज फर्जी है, उसके लिए राजस्व के द्वारा सत्यापन करना पड़ेगा। जैसे कोई रजिस्टर्ड सेल डीड है, यदि वह फर्जी है तो रजिस्ट्रार के कार्यालय से उसका सत्यापन होगा, सत्यापन करने के बाद बताया जाएगा कि ये फर्जी है। एक मामला हमारे जनता दरबार में कल आया था, परसों आया था, उसमें लिखा हुआ था कि सत्यापित करने की कार्रवाई की जा रही, तो उसमें आया सीओ ने लिखा है कि जिससे इन्होंने जमीन लिखाया है उसका संबंध, जो खतियान में जिस आदमी की जमीन है उससे किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं। भाई जब आपका संबंध नहीं, खतियान में मान लिया कि अजय सिंह के नाम से लिखा हुआ है और एक आदमी जो अजय सिंह के परिवार से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं, वो किसी को जमीन लिख दिया तो फर्जी है। तो ऐसे मामलों को सत्यापन करके रेवेन्यू के द्वारा और उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाना चाहिए, क्योंकि वो एजेंसी है रेवेन्यू वाले जो जाकर के कोर्ट में अच्छे से गवाही दे सकते हैं कि नहीं हमने सत्यापन कराया फर्जी पाया, हम अपने अभिलेख से सत्यापन कराया फर्जी पाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां कहीं फर्जी दस्तावेज का मामला आता है, अनऑथोराइज आदमी रजिस्टर कर दिया है जमीन को, तो उसमें अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए। यदि हैंड राइटिंग या जो अंगूठे का निशान है वगैरह वगैरह यदि फर्जी है तो उसका हमारा हैंड राइटिंग प्रयोगशाला यहाँ पे उससे जांच कराया जाए और एफआईआर दर्ज हो। प्रतिदिन जनता दरबार में इस तरह के 4-5 मामलों में हम लोग एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हैं। तो ये कानूनी कार्रवाई, जाली कागजात जहां यूज हो रहा है, अब जैसे सीओ के यहाँ बैठक हो रहा है, वहां थाना प्रभारी को लगेगा कि जाली कागजात के आधार पे इसने या इसके विपक्षी ने जमीन हड़पने की कोशिश किया है, वो थाना पे लौट करके एफआईआर दर्ज करेगा। तो हमारी भूमिका जमीन विवाद में हिंसक झड़प को रोकने, निरोधात्मक कार्रवाई करने, यदि पूरे सत्यापन के क्रम में आ रहा है कि जाली कागजात का प्रयोग हुआ तो उस पर एफआईआर दर्ज करने, कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज करने, इस प्रकार की भूमिका है। क्रांति का युग है, तो इसमें बिहार पुलिस यदि डिजिटल एरेना में पिछड़ जाएगी तो हम अपने को जस्टिस नहीं कर सकते। वी विल नॉट बी डूइंग जस्टिस विद आवर डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया सेल हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में भी है, इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई में भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, स्पेशल ब्रांच में भी है, तो कई जगह पे हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है। हमारे हेडक्वार्टर में जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो राज्य में जितने सारे विभाग हैं उसमें नंबर 1 पे है। और हमारा जो पिछले वर्ष हम लोग के फॉलोअर्स में 6 लाख की वृद्धि हुई है। 2025 में हमारा जो फॉलोअर्स की संख्या है सोशल मीडिया बिहार पुलिस का जो सेल है उसमें 6 लाख की वृद्धि हुई है। और हम लोग तीनों में फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स वगैरह पे प्रथम स्थान पे है राज्य में, किसी भी विभाग से आप तुलना करेंगे तो। और यदि पूरे देश में तुलना करेंगे तो हम लोग करीब दूसरे-तीसरे स्थान पे सोशल मीडिया में है। कोई भी घटना होती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो पुलिस अनुसंधान की स्थिति है, कार्रवाई की स्थिति है, उसको जनता को अवगत कराते हैं, जन सामान्य के लिए अवगत कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, जैसे साइबर अपराध से कैसे बचा जाए, नारकोटिक्स से कैसे बचा जाए, नशा मुक्ति के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन वगैरह है। रोड सेफ्टी में अभी बहुत सारे पोस्ट डाले जा रहे हैं, रोड सेफ्टी का माह चल रहा है कि सड़क पर किस प्रकार से हम चलें, अपने वाहन को चलाएं ताकि दुर्घटना से हम काल कवलित ना हो। तो हमारा सोशल मीडिया सेल भी, चाहे चेतना जागृत करनी हो विभिन्न विषयों पर, या यदि कोई घटना हुई है तो उसमें पुलिस की प्रतिक्रिया क्या हुई उसको हम लोग डालते हैं। तो ये काफी अच्छे ढंग से सोशल मीडिया सेल भी कार्यरत है। सोशल मीडिया को और सशक्त बनाने के लिए हम लोगों ने अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर की व्यवस्था अभी की है जो शीघ्र ही हमें प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी हम लोग काफी तेजी से उसका उन्नयन कर रहे हैं और उसको विकसित कर रहे हैं। तो मुख्यतः आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य ये था कि हमारी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि अपराध में कमी आए। अपराध शून्य पे तो नहीं ला सकते हैं, कोशिश की जाती है अपराध को कम करने के लिए। और हम बिहार पुलिस आप देखेंगे तो जो 2000-3000 डकैतियां साल में होती थी वो 150 पे आ गई है। तो
अब एक भी डकैती होगी तो सूचना तो प्रकाशित होगी कि हाँ यहाँ पे डकैती हो गया है, लेकिन साल दर साल हम लोग जो ट्रेडिशनल गंभीर वायलेंट क्राइम्स है उस पे हम लोगों ने काफी नियंत्रण पाया है। चाहे वो लूट की घटना हो जो 5,000 होती थी वो अभी करीब 14-1500 पे आ गई है। जनसंख्या बढ़ी है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है, एक्सपोजर लोगों का जो कैश का जो आवागमन वगैरह वो सब काफी बढ़ी है पहले की तुलना में, लेकिन उसको दृष्टिगत रखते हुए भी अपराध की संख्या में कमी आई है। और जो चुनौतीपूर्ण अपराध है, साइबर अपराध है, उसमें भी बिहार पुलिस काफी आगे बढ़ रही है और अन्य राज्यों की अपेक्षा हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। जैसे सिम बॉक्स वाला पूरे देश में बस्ट करने वाले हम लोग पहले राज्य थे, जो सिम बॉक्स जिससे प्रतिदिन 25,000 लोगों का चुना लगाया जा रहा था पूरे विश्व में। तो हम सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं साइबर अपराध में अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि इससे बाहर के लोग, पूरे विश्व के लोग, अमेरिका में बैठे लोग को भी वो मिल रहा है। अभी आधार डेटा 8 करोड़ आधार का डेटा हैक कर लिया गया था। हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर पूर्णिया से और कई जगह से अपराधियों को गिरफ्तार किया और उसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। तो साइबर उद्भेदन के क्षेत्र में भी हमारा जो कौशल है, जो हमारा स्किल है, वो काफी बढ़ रहा है। प्रतिदिन हम अपने पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी हमारे सरदार पटेल भवन सभागार में अब जाएंगे तो करीब 350 सब इंस्पेक्टर्स का आज 5वां बैच स्टार्ट हुआ है। उनका 12 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है। आज सुबह मैंने उनको एड्रेस किया 1-1.5 घंटे और नई नई चुनौतियों से अवगत कराया, किस प्रकार से जनता के साथ कैसे बिहेव करना है, किस प्रकार से गंभीर जो नए नए उभरते अपराध हैं उसका उद्भेदन करना है। तो लगातार हम लोग प्रशिक्षण दे करके अपने पुलिस कर्मियों का कौशल भी विकसित कर रहे हैं ताकि नई चुनौतियों का सामना कर सके। उनको नए उपकरणों से भी सुसज्जित कर रहे हैं और उनकी मोबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। नए नए वाहन खरीदे जा रहे हैं, उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी हम लोगों ने थोड़ी ड्राइवर की कमी थी तो हम लोगों ने करीब 1200 ड्राइवर टूरिज्म डिपार्टमेंट से लिया है और उनको भी उपलब्ध कराया है, जिलों में, थानों में उपलब्ध कराया है। तो हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विगत वर्ष साइबर थाने 2023 में हमारे कार्यरत हुए। विगत वर्ष हम लोगों ने सभी साइबर थानों में जो इंजीनियरिंग पास किए हुए हैं, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी में, जो डीएसपी हमारे नए नए पास हुए थे एकेडमी से, उनको थाना प्रभारी बनाएगा सभी साइबर थाने में। मोतिहारी काफी अच्छा काम कर रहा है, पटना भी अच्छा काम कर रहा है। लगभग सभी साइबर थाने काफी साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की है और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो सिम बॉक्स गैंग हम लोगों ने पकड़ा या आधार वाला गैंग हम लोगों ने पकड़ा है, तो कई सारे गैंग जो पूरे विश्व स्तर पे ऑपरेट करते थे, राष्ट्रीय स्तर पे ऑपरेट करते थे, उस प्रकार के गैंग्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है और कई कांड को हम लोगों ने सीबीआई को भी दिया है, जो इसका राष्ट्र स्तरीय आयाम है, डायमेंशंस है। उन सभी कांडों को हम लोगों ने सीबीआई को भी सौंपा है। साइबर अपराध में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी में भी 2024 की अपेक्षा 25 में काफी वृद्धि हुई है और कई सारे गैंग्स पकड़े गए हैं जिसका काफी व्यापक रीच था पूरे दुनिया भर। यूएस के विक्टिम्स को विक्टिमाइज करते थे दूसरे देशों में। जैसे सिम बॉक्स वाले का भी जो 25,000 कॉल पर डे हो रहा था, वो सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा था, पूरे भारत वर्ष और पूरे विश्व के हर राष्ट्र में वो विक्टिम को आइडेंटिफाई करके कॉल करते थे और उनसे पैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह में करते थे। तो साइबर के क्षेत्र में भी हम लोग नया वर्टिकल हम लोगों ने गठित किया है साइबर में और अभी हम लोग जा रहे हैं उसमें IG/ADG रैंक के पदाधिकारी को साइबर वर्टिकल में अलग से पोस्ट करना। अभी तक जो हमारा साइबर था वो आर्थिक अपराध इकाई का अंग था। एडिशनल डीजी आर्थिक अपराध इकाई साइबर का भी देखते थे, नारकोटिक्स का भी देखते थे। तो अब उनको नारकोटिक्स और साइबर से मुक्त कर दिया गया और हम लोगों ने साइबर के लिए एक अलग से व्यवस्था की है, नारकोटिक्स के लिए भी एक पृथक व्यवस्था की है। एसपी नारकोटिक्स की पोस्टिंग हो गई है, डीआईजी नारकोटिक्स की भी पोस्टिंग हो रही है। तो एक पृथक वर्टिकल नारकोटिक्स के लिए और साइबर के लिए हम लोगों ने खोला है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दोनों ही प्रकार के जो अपराध हैं, ड्रग्स और साइबर, ये दोनों हमारे लिए बड़ी चुनौती रहेगी। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में हम क्षमता विकास की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही वर्टिकल्स के लिए
भवन निर्माण के लिए हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। हम लोगों ने जमीन चिन्हित कर लिया है, बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करा लिया है। अब शीघ्र ही ये भवन निर्माण की स्वीकृति मिल जाएगी और इनके लिए पृथक भवन हम लोग दे करके नारकोटिक्स और साइबर के लिए अलग से हम लोग बिल्डिंग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो क्षमता विकास के क्षेत्र में भी साइबर हो या नारकोटिक्स में हो, पिछले वर्ष काफी हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसके कारण वर्टिकल सरकार के स्तर से दोनों नोटिफाई हो गया है और इसके लिए बिल्डिंग पूरा एक अलग से पूरी व्यवस्था की जा रही है, ताकि आर्थिक अपराध इकाई अब जो आर्थिक अपराधी हैं ट्रेडिशनल परंपरागत उस पर ज्यादा फोकस कर सके। मदनी से पुलिस का एक छोटा सा रोल है, ट्रैफिक के अंदर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहां से ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर के और जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं उसमें ट्रैफिक में हम लोग सिर्फ एक चौराहे पे खड़ा होकर के दाएं जाइए, बाएं जाइए, आगे जाइए, पीछे जाइए, ये हमारा रेगुलेट करने का हमारा पावर है ट्रैफिक के अंदर। या ट्रैफिक का फाइन करने की शक्ति अभी कई वर्षों से हमारे पास है, तो हम लोग फाइन वगैरह कर रहे हैं, इसमें काफी वृद्धि हुई है। जैसे यदि आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो आज से 10-12 साल पहले करीब 200-300 करोड़ फाइन्स वगैरह के तौर पे वसूला जाता, तो अभी 4000 करोड़ हो गया, करीब 12-13 गुना बढ़ा है। जो ट्रैफिक उल्लंघन से जो वसूली हो रही है उसमें 10-12 वर्षों के दौरान 12-15 गुना वृद्धि हुई। व्हीकल्स की जो संख्या है, जिससे शहर की प्लानिंग है, आपकी जो शहर की क्षमता है, क्षमता के हिसाब से ही व्हीकल होना चाहिए। आप कहीं पे चले जाए, गांधी मैदान चले जाए, आपको कदम कदम पे टोटो मिलेगा, ऑटो मिलेगा, जुगाड़ वाहन मिलेगा, तरह तरह के वाहन से। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पुलिस का समस्या नहीं है। हम लोग लगातार ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं सरकार का कि वहां से भी रेगुलेट होने की जरूरत है कि आपके शहर की कैपेसिटी मान लिया कि यदि 25,000 टेम्पो को खपत करने की है और अब यदि 2.5 लाख टेम्पो लगा दीजिएगा, 10 गुना टेम्पो लगा दीजिएगा, तो कहाँ जाएगा? वो कंजेशन होना ही होना। और इसी प्रकार से जो हमारे रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है व्हीकल्स की, वो व्हीकल्स की संख्या काफी बड़ी है, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उस अनुपात में हमारे सड़क की संख्या बड़ी है, लेकिन उस अनुपात में उतनी वृद्धि नहीं हुई, तो कंजेशन हो रहा है। इस दृष्टिकोण से हम लोग लगातार इधर आप देखेंगे 2015 के बाद से तो रोड सेफ्टी फंड क्रिएट हुआ। रोड सेफ्टी के लिए अलग से मैं करीब 6-7 साल तक सीआईडी में था, तो ट्रैफिक का ये सब सिस्टम्स वगैरह देखा था। एडीजी ट्रैफिक का पद क्रिएट हुआ, उनका ऑफिस खुला। उसके बाद हर जिले में थाना नहीं था, ये भी 4-5 साल के अंदर में हर जिले में ट्रैफिक थाना खुला है। ट्रैफिक थाना के लिए बिल्डिंग बना है, उसके लिए करीब मैन पावर सृजित हुआ है। तो जो करीब 1 से 1,500 मैन पावर था, वो भी 10,000 के करीब ट्रैफिक का मैन पावर हो गया है। उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रैफिक थाने खुल रहे हैं, उनको उपकरण से सुसज्जित किया जा रहा है। तो ये सभी कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन जिस अनुपात में वाहनों की वृद्धि हुई है उस अनुपात में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। मल्टी डिपार्टमेंटल ये काम है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसमें स्टेक होल्डर है। कोई दुर्घटना हो गया तो हर जगह ट्रॉमा सेंटर होना है ताकि उसमें मृत्यु कम हो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑलरेडी है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है कि रोड सेफ्टी ऑडिट हो, जहां कहीं दुर्घटनाएं बार बार हो रही, हॉटस्पॉट है, वहां पे उसको निराकरण किया जाए। तो सरकार काफी संवेदनशील है, सभी मुद्दों पे लगातार कार्रवाइयां हो रही है। आप देख रहे हैं कि नए से नए उपकरण सब लोगों को दिया जा रहा है ट्रैफिक में, और आने वाले दिनों में धीरे धीरे इसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि नए कानून में यह आवश्यक कर दिया गया है कि 7 साल से अधिक सजा वाले सभी कांडों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से टीम भेजा जाना अनिवार्य है। इस प्रकार के करीब 40 से 50 हजार केस हमारे दर्ज हो रहे हैं साल भर में, जिसमें हमको भेजना पड़ेगा। अभी हम करीब 10,000 से ऊपर जो गंभीर कांड है उसमें हम लोग भेज पा रहे हैं। हमारे राज्य के अंतर्गत 13-14 में मात्र एक ही प्रयोगशाला कार्यरत था। आज की तिथि में 4 प्रयोगशालाएं मुजफ्फरपुर, भागलपुर, राजगीर कार्यरत है, और 9 जगहों पे जो हमारा रेंज हेडक्वार्टर है, पुलिस क्षेत्रीय मुख्यालय है, उन सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में रीजनल एफएसएल की अधिसूचना 2021 में ही हो चुकी है।
उसके लिए बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है सब जगह, सभी 9 रेंज में। नियुक्ति की कार्रवाई भी पूर्ण कर ली गई है। करीब 250 साइंटिस्ट को की नियुक्ति अभी कल ही उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया है, संविदा पे उनको लिया जा रहा है 250। तो मानव बल की भी व्यवस्था की जा रही है, बिल्डिंग की व्यवस्था हो गई, अधिसूचना हो गई है, उपकरण की भी व्यवस्था की जा रही है। तो आने वाले दिनों में 1 से 2 वर्षों में हमारे करीब 13 प्रयोगशालाएं कार्यरत हो जाएंगी। इसके अलावे हम लोग नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस बिहार में खोलने के लिए उनके साथ एमओयू किया है। तो वो 2 साइबर लैब भी एस्टेब्लिश करने के लिए उनके साथ एमओयू किया है, जो एनएफएसयू गुजरात है उनके साथ। तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला के क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए हाल के दिनों में काफी कार्रवाई की जा रही है, चाहे वह प्रयोगशालाओं की अधिसूचना निर्गत करने की कार्रवाई हो, बिल्डिंग बनाने की कार्रवाई हो, या मानव बल की व्यवस्था करने, तीनों ही फ्रंट पे हम लोग लगभग काम पूर्ण कर चुके हैं। बिल्डिंग बन चुका है, अधिसूचना हो चुकी है, मानव बल की व्यवस्था हो चुकी है, उपकरण की खरीदगी हो रही है। पूर्णिया रीजनल एफएसएल के लिए उपकरण की खरीदगी हो भी चुकी है, वहाँ उपकरण लगाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि इसी महीने या अगले महीने 1 फरवरी से पूर्णिया रीजनल एफएसएल को भी चालू कर दिया जाए। इसी प्रकार हमारा लक्ष्य है कि प्रति 3-4 माह पे 1 रीजनल एफएसएल को हम लोग चालू करें, जिसके कारण वैज्ञानिक अनुसंधान में वृद्धि होगी और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर हम अभियुक्तों को सजा दिलाने में कारगर साबित होंगे। आप अवगत हैं कि शेयर कर चुके हैं आप लोगों के साथ डाटा 1424 हम लोग चिन्हित किए हैं, जिसमें 408 प्रस्ताव हमारा न्यायालय में जमा हो चुका है। 92 मामलों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 3 में आदेश निकल गया है उनकी जब्ती का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा उनकी जब्ती का नोटिस वगैरह दे दिया गया, आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें न्यायालय में जो मामले समर्पित हुए हैं, न्यायालय को 14 दिनों के अंतर्गत नोटिस निर्गत करना है। सबसे पहले 14 दिनों के अंतर्गत यदि जवाब नहीं आया तो एक पक्षीय आदेश पारित कर देना है, संपत्ति को जब्त कर लेना है। इसमें चूंकि नया प्रावधान है, अभी 1 साल पुराना ही ये प्रावधान है, इसलिए इसमें एसओपी भी निर्गत हुआ है। राज्य सरकार के स्तर से भी अधिसूचना निर्गत हो गई है इसमें हाल के ही महीने में। तो इसमें अधिसूचना निर्गत होने के बाद अब क्लैरिटी काफी आ गई है, इसमें और तेजी आएगी इसमें न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने में। जो अपराध नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयां हैं, सीसीए के तहत कार्रवाई करना, तो इलेक्शन के पहले भी और अभी भी इस दिशा में हम लोगों ने काफी कार्रवाई किया है। विगत वर्ष जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसके आधार पे, यदि क्राइम रेट के आधार पे देखा जाए तो हम लोग चाहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो या अन्य अपराध हो, उसमें हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे रैंकिंग है वो काफी सुधरा है। और महिला हेल्प डेस्क हम लोगों ने स्थापित किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है। पॉक्सो केसेस के ट्रायल में तेजी लाई है, करीब 500 से अधिक अपराध कर्मियों को, पॉक्सो एक्ट के अपराध कर्मियों को सजा हुआ है। उसके बाद मानव तस्करी के खिलाफ कई सारे कैंपेन्स चलाए गए। नया सवेरा एक कैंपेन कमजोर वर्ग के द्वारा चलाया गया, तो उसकी भी अच्छी उपलब्धि रही। करीब 100 से अधिक जो तस्कर के द्वारा बच्चों को तस्करी किया गया था, उनकी बरामदगी विभिन्न राज्यों से की गई है। नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा था उसमें